नमस्कार बंधु, लक्ष्य ज्ञान धारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नई शिक्षा नीति के तहत हमारा बीए सेमेस्टर वाइज हो गया है, जिसमें पेपर का पैटर्न भी पूर्ण रूप से बदल चुका है। तो पेपर को ध्यान में रखते हुए हम उसका प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका का खोज किसने किया? कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, पैलाडे, क्रेब्स ने। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन होगा? जिसने ए लगाया है उसका सही है। रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था? कोशिका का खोज किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया था? केंद्रक का खोज किया था। पैलाडे ने किसका खोज किया था? राइबोसोम का। राइबोसोम। और हमारा क्रेब्स ने किसका किया था? क्रेब्स ने हमारा किया था सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसमें देखिए ये पैलाडे वाला जो राइबोसोम है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन और क्रेब्स में से एक विकल्प जरूर बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे छोटी कोशिकांग है गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम। तो इसमें जिसने राइबोसोम लगाया है उसका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये गाल्जी बॉडी हमारा क्या है? ये ऊर्जा का परिवहन करती है। लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम हमारी मरी हुई या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करता है। और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। सेंट्रोसोम हमारा क्या करता है? कोशिका विभाजन में मदद करता है। ये किस में करता है? विभाजन में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और गाल्जी बॉडी ऊर्जा परिवहन। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तीसरा। शरीर का ऊर्जा गृह कहते हैं। शरीर का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? बताइए, शरीर का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं, केंद्रक द्रव्य को कहते हैं, सूत्रकणिका को कहते हैं, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें जिसका ऑप्शन सी है उसका सही है। देखो, सूत्रकणिका, अभी माइटोकॉन्ड्रिया तो हमको पता है, लेकिन उसका हिंदी नाम क्या होता है? सूत्रकणिका। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अब देखिए यहाँ, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? अभी हमको पता है कि कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? इसमें जिसका ऑप्शन ए है वो सही है, एंटोनी ल्यूइनहॉक ने। बोबरी ने किसका किया था? ये सेंट्रोसोम का किया था। किसका किया था? सेंट्रोसोम का खोज किया था, सेंट्रोसोम। और हमारा डी डुबे ने किसका किया था? लाइसोसोम का खोज किया था। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा ये इम्पोर्टेंट है, एंटोनी ल्यूइनहॉक ने। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पांचवा। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो इसमें हमारा क्या होगा? प्लीहा, लाइसोसोम, केंद्रक, कोई नहीं। तो इसमें जरा प्लीहा पे और लाइसोसोम पे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा। अभी बहुत लोग मार देंगे प्लीहा, लेकिन नहीं, इसका क्या होगा? लाइसोसोम होगा। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। अगर यही पूछ लेता, आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्र। आरबीसी का कब्र आरबीसी का कब्र, तब हमारा ऑप्शन क्या हो जाता? प्लीहा। अब देखिए, आरबीसी का कब्र, हमारे आरबीसी में
लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम हमारे आरबीसी में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण हमारा आरबीसी कहाँ जाके मरता है, प्लीहा में। अगर आरबीसी में लाइसोसोम पाया जाता तो जहाँ चाहे वहाँ मर सकता था। लाइसोसोम क्या करता, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ के उससे वहीं समाप्त कर देता। लेकिन इसमें क्या है, लाइसोसोम आरबीसी में नहीं पाया जाता है, इसलिए कहाँ जाके मरता है, प्लीहा या तिल्ली में। एक क्वेश्चन बना था हमारे पीजीटी में, आरबीसी में नहीं पाया जाता है, आरबीसी में नहीं पाया जाता है, तो आरबीसी में क्या लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है और केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। आरबीसी में हमारा आरबीसी में हमारा लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता और केंद्रक भी नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है। ठीक है, इसे देखिए, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, डीएनए, आरएनए या कोई नहीं। इसमें से जिसका जिसका ऑप्शन ए है उसका बिल्कुल सही है। हमने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, एटीपी के रूप में संचित रहती है। किसमें, एटीपी के रूप में संचित रहती है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है हमारा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पहला वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट था, जिसमें से रॉबर्ट ब्राउन को पूछ सकता है, क्रेब्स को पूछ सकता है, रॉबर्ट हुक को पूछ सकता है। और इसमें देखिए हमारा जो है कि एटीपी के रूप में क्या ऊर्जा संचित होती है, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर देखेंगे यही 38 एटीपी मिलकर हमारा एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर है। ठीक है, अगला है, सबसे तेज विभाजित होने वाली कोशिका है, सबसे तेज विभाजित होने वाली कोशिका है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, लीवर की या सभी। तो ठीक है, तो सब इसमें हमारा सही ऑप्शन 3 होगा, यानी लीवर की कोशिका है जो है सबसे तेज विभाजित होती है। और नेफ्रॉन हमारा क्या है और न्यूरॉन क्या है। देखिए न्यूरॉन जो है इसमें कोशिका विभाजन बिल्कुल नहीं होता है, तंत्रिका सेल या तंत्रिका कोशिका इसे बोलते हैं। ये मस्तिष्क में सूचना का आदान प्रदान देख लेते हैं इसे, आदान प्रदान तथा विश्लेषण करती है, तथा सूचना का विश्लेषण करती है। ठीक। और नेफ्रॉन हमारा कहाँ पाया जाता है, वृक्क में, वृक्क या गुर्दा। यानी नेफ्रॉन क्या है, हमारे वृक्क की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। अगला क्वेश्चन, गृह विज्ञान है व्यवहारिक विज्ञान, कला विज्ञान, पारिवारिक विज्ञान, सभी। तो इसमें जिसका ऑप्शन डी है उसका पूरा सही है। अगला क्वेश्चन, पारिवारिक संसाधन प्रबंधन विभाग में अध्ययन किया जाता है पाक कला, फैशन डिजाइन, पारिवारिक नियोजन, समय, धन, ऊर्जा। अब देखिए यहाँ प्रबंधन की बात की जा रही है, तो कला, फैशन डिजाइन, परिवार ये नहीं होगा, हमारा सही ऑप्शन जिसका डी है सही होगा। प्रबंधन के अंदर हम समय का प्रबंधन करते हैं, धन का करते हैं और ऊर्जा का करते हैं। अगला क्वेश्चन, घरेलू विज्ञान की प्रकृति है विज्ञान, कला एवं विज्ञान, कला, कोई नहीं। तो इसमें जिसका ऑप्शन बी है, जिसने लगाया है उसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भावस्था में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, गर्भावस्था में सम्मिलित नहीं है, तो जिसने विकास की अवस्था को पढ़ा होगा उसे अच्छे से इसे पता होगा। ठीक है, तो डिंबावस्था बिल्कुल है, भ्रूणावस्था भी है, गर्भस्थ शिशु भी है, नवजात काल ये हमारा नहीं होगा, सही ऑप्शन हमारा नवजात काल होगा। देखिए गर्भावस्था में कौन कौन चीज़ें आते हैं, गर्भावस्था यानी जन्म से पूर्व की अवस्था, अभी इसको हम विधिवत अध्ययन करेंगे, देखेंगे। अगला देखिए, वयःसंधि की अवस्था है 6 से 7 वर्ष, 11 से 13 माह, 11 से 13 वर्ष या 6 से 7 माह। तो जिसका ऑप्शन
सी है उसका सही है, जिसका ऑप्शन सी है उसका सही है। अगला क्वेश्चन, डीएनए से आरएनए में परिवर्तन कहलाता है रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन। इसमें सही आंसर हमारा क्या होगा? डीएनए से आरएनए में परिवर्तन। तो हमारा इसमें क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। अब तो ये रिप्लिकेशन क्या है, रिवर्स रिप्लिकेशन क्या है? ये तो हमारा हो गया डीएनए से आरएनए में। लेकिन हमारा रिप्लिकेशन क्या है? हमारा रिप्लिकेशन क्या होगा? ये देखिए रिप्लिकेशन हमारा डीएनए से डीएनए में, डीएनए से डीएनए में, डीएनए में। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? आरएनए से डीएनए। और हमारा ट्रांसलेशन क्या होगा? ट्रांसलेशन क्या होगा? आरएनए से प्रोटीन में परिवर्तन क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। रिप्लिकेशन डीएनए से डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आरएनए से डीएनए, ट्रांसलेशन क्या होगा? आरएनए से प्रोटीन में परिवर्तन कहलाएगा। अब हम आगे जरा विकास की अवस्था देखिए। विकास से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो विकास की कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद उस पर जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो हरलाख महोदय के अनुसार विकास की अवस्था यहाँ जोड़ लीजिए के अनुसार विकास की अवस्था पूरा नहीं लिख रहे हैं, इसे आप लोग जोड़ लीजिएगा। इसे हम दो भागों में एक है जन्म के पूर्व की अवस्था, दूसरा जन्म के बाद की अवस्था। तो पहले हम देखेंगे जन्म की पूर्व की अवस्था कौन कौन सी है। तो इसमें हमारा पहला हो जाएगा जाइकोट, दूसरा है भ्रूणावस्था, तीसरा हमारा हो जाएगा गर्भस्थ शिशु। इसका समय देख लेते हैं। हमारा जाइकोट जो हो जाएगा गर्भाधान से 2 सप्ताह का हुआ। और फिर हम भ्रूणावस्था को देखेंगे, यानी गर्भाधान के बाद 2 सप्ताह का अवस्था हमारा क्या हो जाएगा? जाइकोट हो जाएगा। दूसरा अवस्था देखेंगे, दूसरा अवस्था हमारा हो जाएगा 3 सप्ताह से 2 माह तक का अवस्था है। और ये हमारा हो जाएगा तीसरे माह से जन्म तक की अवस्था हमारा हो जाएगा गर्भस्थ शिशु की अवस्था। अब हम देखेंगे, अब बच्चा अब तक क्या था? जब तक बच्चा गर्भ में था तब तक की अवस्था क्या है? 3 अवस्था, जाइकोट, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु में है शैशवावस्था। दूसरा हमारा इसमें है बचपनावस्था। तीसरा है पूर्व बाल्यकाल। तीसरा है उत्तर बाल्यकाल। फिर हमारा आ जाएगा वयः संधि। फिर हमारा इसके बाद क्या है? वयः संधि के बाद हमारा क्या है? किशोरावस्था या पूर्व किशोरावस्था। फिर उसके बाद उत्तर किशोरावस्था। फिर हमारा आ जाएगा प्रौढ़ावस्था। फिर अगला हमारा क्या होगा?
प्रौढ़ावस्था होगा। प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था के बाद क्या हो जाएगा? मध्य प्रौढ़ावस्था। मध्य प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था। वृद्धावस्था, ये देखिए जन्म से 2 सप्ताह। देखिए इसे नवजात काल भी अगर पूछे, हरलांक ने नवजात का नाम नहीं लिया है, लेकिन नवजात काल भी यही समय सीमा है। नवजात काल, नवजात काल अगर पूछ ले, ठीक है, सहसावस्था ना करके अगर नवजात काल लिख दे तब भी क्या होता है? नवजात काल जन्म से 2 सप्ताह की अवस्था होती है। और तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक हमारा क्या चलता है? बचपनावस्था चलता है। ठीक है, बचपनावस्था के बाद हमारा क्या शुरू होगा? पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल। अब ये हमारा कितना पूर्व बाल्यकाल होता है? 3 से 6 वर्ष। फिर हमारा ये क्या होता है? 7 से 12 वर्ष, 7 से 12 वर्ष। अब हमारा वयः संधि देखेंगे। वयः संधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर बार पूछता है वयः संधि क्या होती है। ठीक है, वयः संधि को देखेंगे हम, तो ये हमारा क्या है? 11 से 13-14 वर्ष की अवस्था है। 11 से 13-14 वर्ष की अवस्था है। 11 से 13-14 वर्ष की अवस्था है। फिर हमारा देखेंगे किशोर, और इस तरह भी कह सकते हैं, उत्तर बाल्यकाल और पूर्व किशोरावस्था को मिलाने वाली अवस्था को हम क्या कहेंगे? वयः संधि कहते हैं। उत्तर बाल्यकाल और पूर्व किशोरावस्था को मिलाने वाली अवस्था को हम वयः संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पूर्व किशोरावस्था हमारा क्या हो जाएगा? 12 वर्ष तक हमारा खत्म हो चुका है। अब हमारा 13 से शुरू होगा, 13 से 17 वर्ष तक। ये हमारा क्या है? 13 से 17 वर्ष पूर्व हो जाएगा। उत्तर हमारा हो जाएगा उत्तर किशोरावस्था। 18 से 21 वर्ष, 18 से 21 वर्ष हो जाएगा। अब हमारा हो जाएगा प्रौढ़ावस्था। कब से कब चलेगा? और मध्य, देखिए सिर्फ प्रौढ़ावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था, इसे वृद्धावस्था को हम उत्तर प्रौढ़ावस्था भी कह सकते हैं। अगर वृद्धावस्था की जगह पे उत्तर प्रौढ़ावस्था लिख दे तो भी सेम चीज़ यही होगी। ठीक है, अब हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? फिर यहाँ हो जाएगा 21 से 40 वर्ष। फिर हमारा ये क्या कितना है? 41 से 60 वर्ष। और 60 वर्ष से 60 वर्ष से मृत्यु पूर्व तक की अवस्था, मृत्यु पूर्व तक की अवस्था है। अवस्था, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए अच्छे से, और इससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। अभी हम बता रहे हैं इस पे कैसे क्वेश्चन बनेगा और कैसे आपसे पूछेगा। ठीक है, इस चार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा। हमारे जन्म के पहले की अवस्था और जन्म के बाद की अवस्था। जन्म के पहले की अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? जाइकोट, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु। और हमारा जन्म के बाद की अवस्था शैशवावस्था, बचपनावस्था, पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल, वयः संधि, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ठीक है, अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आपसे पूछ देगा कोई भी शैशवावस्था या नवजात काल है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कोई भी रहेगा। क्वेश्चन नवजात काल है। अब समय आपको देगा जन्म से
जन्म से 2 सप्ताह, जन्म से 2 सप्ताह। दूसरा विकल्प दे देगा 3 से 4 सप्ताह, सप्ताह। जन्म से 3 सप्ताह, सप्ताह। 4 से 5 माह। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? अब अगर ये चार्ट हमको याद रहेगा तो आसानी से हम लगा देंगे कि नवजात क्या है हमारा जन्म से 2 सप्ताह की अवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे विकास से हमारा जितना भी क्वेश्चन बन सकता है हम यहाँ पे भी सॉल्व करवा देते हैं। डिंबावस्था है, डिंबावस्था, डिंबावस्था का समय है, का समय है। अब देखिए फिर यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे, जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो लोग पढ़े हैं, तो ये जाइकोट को हम क्या बोलते हैं? डिंबावस्था भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा जो जाइकोट होता है वह एक गोल का आकार, अंडाकार का आकृत होती है। उसमें एक ही को अंदर देखो ऊपर से गोल सा रहता है, अंदर कोश का विभाजन होता रहता है, लेकिन ये क्या है? गर्भाशय में इधर उधर तैरता रहता है इस वक्त। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिंबावस्था। जाइकोट को हम क्या बोलते हैं? डिंबावस्था भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, आसानी से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जन्म से या गर्भाधान से, सॉरी, गर्भाधान से 2 सप्ताह, 2 सप्ताह। और इसमें 3 विकल्प कोई और भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, और आगे हम देखते हैं आगे इस पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। उत्तर प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था है 60 से मृत्यु तक की अवस्था। और दूसरा देखेंगे 41 से 60 वर्ष। फिर देख लेंगे 21 से 40 वर्ष, 21 से 40 वर्ष। एक देख लेंगे हम 18 से 21 वर्ष। उत्तर प्रौढ़ावस्था अभी हमने बताया, वृद्धावस्था को हम क्या बोल सकते हैं? उत्तर प्रौढ़ावस्था भी बोल सकते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? और देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, तो और इसमें कोई किसी को दिक्कत? वह संधि हमने हल ही करवा दिया, वह संधि। और आगे देख लेते हैं बचपनावस्था, बचपनावस्था है, बचपनावस्था है 2 वर्ष की अवस्था, 3 वर्ष की अवस्था, 4 वर्ष की अवस्था, 5 वर्ष की अवस्था। अब बताइए इसमें कौन सा सही होगा? बचपनावस्था है। देखिए एग्जैक्ट इसमें नहीं लिखा गया है, हमको पता है बचपनावस्था क्या होता है, 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं लिखा गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसमें हम सही किसको बनाएंगे? जो हमारा ज़्यादा हद तक मिलता जुलता होगा। अब 3 वर्ष ज़्यादा हो जा रहा है, 4 वर्ष और भी ज़्यादा हो रहा है, 5 वर्ष उससे भी ज़्यादा हो जा रहा है, यानी इसके मिलता जुलता ऑप्शन कौन है? ये 2 वर्ष। तो हम 2 वर्ष को सही मान लेंगे। अब बताइए अगर विकास से कोई भी क्वेश्चन आता है तो छूटेगा नहीं ना। ठीक है, इस पूरे चार्ट को याद रखिएगा और इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।